का हमारा मिशन है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़े उन बेहद जटिल तथ्यों को डिकोड करना। इस नदी का सफर हमारी सीमाओं से बहुत दूर शुरू होता है, तिब्बत के ठंडे और ऊंचे पठारों से। मानसरोवर के पास ना? हाँ, मानसरोवर झील के पास एक बहुत ही विशाल और प्राचीन ग्लेशियर है जिसे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहा जाता है। चेमायुंगडुंग नाम ही काफी भारी है। बिल्कुल, यहीं बर्फ के पिघलने से ब्रह्मपुत्र का जन्म होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? उस जगह पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से कोई नहीं जानता। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। सांगपो? और यहीं से असली उलझन शुरू होती है ना? ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति का आधिकारिक नाम कुछ और हो, लेकिन उसके दोस्त और परिवार वाले उसे अलग अलग निकनेम से बुलाते हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। तिब्बत में ये सांगपो है, फिर यह नदी तिब्बत के पठार पर लगभग 1200 किलोमीटर तक पूर्व दिशा में बहती है। काफी लंबा सफर है। हाँ, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही अजीब घटना होती है। ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत के पास पहुंचती है और अचानक, मतलब बिल्कुल अचानक, एक तीखा यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। यू टर्न? हाँ, और जैसे ही ये भारत में आती है, इसका नाम बदलकर दिहांग हो जाता है। यहाँ मेरा एक सवाल है, नदी कोई रेस कार तो है नहीं जिसके पास स्टीयरिंग व्हील हो, तो ये अचानक यू टर्न कैसे ले लेती है? और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस नामचा बरवा वाले मोड़ पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार तंत्र है। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला कोई सीधी दीवार नहीं है। अच्छा। पूर्वी सिरे पर जहाँ नामचा बरवा पर्वत है, वहाँ हिमालय का ढांचा अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसे सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। सिंटैक्सियल बेंड? हाँ, तो जब सांगपो नदी इस कठोर पर्वत से टकराती है ना, तो वो उसे सीधे पार नहीं कर सकती। इसके बजाय वो उस पहाड़ के किनारे किनारे मुड़ जाती है और हजारों फीट गहरे खड्ड यानी गॉर्ज का निर्माण करते हुए गुरुत्वाकर्षण के प्रचंड वेग के साथ नीचे गिरती है। ओहो, मतलब पूरा का पूरा पहाड़ काट देती है? बिल्कुल। और परीक्षक ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं है, ये नदी के कैरेक्टर का बदलना है। कैरेक्टर का बदलना कैसे? तिब्बत में सांगपो बहुत शांत है, लेकिन जब वो गॉर्ज से नीचे गिरकर अरुणाचल में दिहांग बनती है, तो उसमें एक विनाशकारी ऊर्जा आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत विजुअल है। एक शांत नदी अचानक खड्ड में गिरकर एक उग्र जलधारा बन जाती है। लेकिन अब उस वादे पर आते हैं जो हमने शुरुआत में किया था, याद रखने वाली ट्रिक्स पर। हाँ, क्योंकि चेमायुंगडोंग, सांगपो, नामचा बरवा, दिहांग, ये सारे नाम परीक्षा के तनाव में आपस में मिक्स हो सकते हैं। और यहीं पर हमारी पहली मास्टर ट्रिक काम आती है। जो भी कैंडिडेट्स इस चर्चा को सुन रहे हैं, वे इस वाक्य को अपने दिमाग में बैठा लें। ट्रिक है, तिब्बत में सांग गाती है, अरुणाचल में दहकती है। तिब्बत में सांग गाती है, अरुणाचल में दहकती है। क्या बात है, ये ट्रिक मुझे इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें नदी का स्वभाव भी छुपा है। बिल्कुल। तिब्बत के शांत माहौल में मानो वो कोई गीत यानी सांग गा रही हो, तो वो हो गई सांगपो। और अरुणाचल के पहाड़ों से भयंकर वेग से गिरते हुए वो आग की तरह दहकती है, यानी दिहांग। बहुत ही लॉजिकल है। तो चलिए इस पहली ट्रिक को एक छोटे से क्विज के जरिए पक्का कर लेते हैं। एकदम, पूछिए। मान लीजिए प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के पठार पर किस नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूँ तो मैं तुरंत उस ट्रिक को याद करूंगा। तिब्बत में सांग गाती है, सांग मतलब सांगपो, तो जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, सांगपो। एकदम सही। अब देखिए, अरुणाचल में दिहांग के रूप में प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और असम की घाटी में पहुंचती है। और यहाँ से इसका एक विशाल नदी तंत्र बनना शुरू होता है। हाँ, क्योंकि आसपास की पहाड़ियों से कई छोटी बड़ी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज अपना पानी लेकर इसमें मिलने लगती हैं। तो अब हमें इन सहायक नदियों के इस भूल भुलैया को सुलझाना है। सबसे पहले बात करते हैं बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक से मिलने वाली नदियों की। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र के साथ साथ अरुणाचल से असम की तरफ बह रहे हों, तो हमारे बाएं हाथ की तरफ से जो मुख्य नदियां आकर मिलती हैं वे हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। एकदम सही। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जिसने मुझे हमेशा से चौंकाया है, लोहित नदी। दस्तावेजों में से खून की नदी या रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। हाँ, ये नाम काफी मशहूर है। मतलब ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी हॉरर फिल्म का सीन हो। क्या इस खूनी नदी के पीछे कोई डरावना कारण है या ये पूरी तरह से एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है?
ये नाम सुनने में जरूर डरावना लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, देखिए, लोहित नदी पूर्वी हिमालय के जिन जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरती है ना, वहाँ की जमीन मुख्य रूप से लाल लेटेराइट मिट्टी से बनी है। लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है वही तत्व जो लोहे में जंग लगने पर उसे लाल कर देता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। तो जब मॉनसून के दौरान भारी बारिश होती है तो नदी का प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि वो इस लाल मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती है। ओहो, और ये लाल मिट्टी पानी में पूरी तरह घुल जाती है, जिससे नदी का पूरा पानी गहरे लाल या खूनी रंग का दिखने लगता है। क्या बात है। बॉक्सीफिट टी शर्ट जिसे पहन के मैथ ट्यूशन में थोड़ी केमिस्ट्री भी सीख सकते हो। बॉक्सीफिट टी शर्ट्स एट $2.99। लुक मंत्रा एवरी डे। बहुत नॉर्मल जिंदगी है मेरी, बिजी है, थोड़ी केओटिक है, ये सब थोड़ी सी अलग हो गई है ना? आई नो। मैं वो इंसान हूँ जो कभी एक जगह बैठ के काम नहीं करता है, ऑलवेज ऑन द मूव रहता था। 28 साल से साथ है, काफी कुछ देखा है, अच्छा भी बुरा भी। ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, कॉलेज से साथ। मुझसे बेहतर शायद ही इसे कोई जानता है। वो तो है। डायबिटीज तो काफी सालों से थी, पर उसके वजह से ब्लैडर कंट्रोल खोने लगेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक बार इसके अवार्ड सेरेमनी में मुझे सीट पे वो वाली फीलिंग आई, तो मैं बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। मुझे लगता था कि माँ थक गई है या उन्हें दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर ने बताया डायबिटिक इनकॉन्टिनेंस है। रातें मुश्किल हो गई थी, बार बार उठना पड़ता था। 3 हफ्ते राजेश को कुछ नहीं बताया। 3 हफ्ते मैं सोचता रहा कि शायद मैंने ही कुछ कह दिया होगा। फिर मैंने पूछा, तो बोली कुछ नहीं। अपना काम अपने जूनियर्स को देने लगा, मीटिंग्स डिले करता रहा क्योंकि डर लगता था कहीं कुछ हो न जाए। हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते हुए भी अलग हो गए थे। मैंने एक दिन पूछा माँ से जेंटली। पहले तो उन्होंने बात टाली, पर फिर रो पड़ी और सब बताया। मैंने कहा, सुनीता, डायबिटीज में ऐसा सब कुछ होता है, हम साथ में हैंडल करेंगे, तुम अकेली नहीं हो। मैंने कहा सोल्यूशन ढूंढते हैं साथ में। He has no idea। उसका सिर्फ ये कहने से कितना बड़ा बोझ उतरा मुझसे। मैंने ये रिसर्च की, लाइफ फ्री ड्यूरेबल एब्जॉर्ब अडल्ट डाइपर्स स्पेशली रिकमेंडेड फॉर डायबिटीज। मैंने पहले सोचा इसकी क्या ज़रूरत है, पर मिशा के कहने पर उसके प्रमोशन डे पार्टी पर मैंने इसे पहना। उस दिन 3 घंटे का फंक्शन बिना डर के गुजरा। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, लेकिन पहले मेरा मन नहीं माना। फिर एक इंटरनेशनल फ्लाइट में मैंने इसे यूज किया। इट्स सो सिंपल। पहली बार पूरी रात बिना उठे सोई। उस सुकून भरी नींद के बाद जो मुस्कान इनके चेहरे पे आई, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। उस दिन अर्जुन मुझे मूवी दिखाने ले गया। इंटरवल में वो पूछता है मुझसे, कैसा है? मैंने कहा, फर्स्ट क्लास, पॉपकॉर्न और जूस और लाओ। डायबिटीज के साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना बिल्कुल आम बात है, इसमें शर्म कैसी? ये जो शर्म है ना, ये हमने खुद अपने आप को दी है। इसलिए छुपाना छोड़िए, क्योंकि ये है अपना नया नॉर्मल। दिखने लगता है। क्या बात है। प्रकृति खुद अपना रंगमंच तैयार कर रही है। आयरन ऑक्साइड पानी में मिलकर उसे खूनी बना देता है। ये तो भूलना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन असली चुनौती वो नहीं है। फिर क्या है? असली चुनौती ये है कि परीक्षा में जब 4 नदियों के नाम एक साथ आएंगे तो ये कैसे याद रहे कि दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपली बाएं तट की ही नदियां हैं। अरे हाँ, वहाँ तो सब मिक्स हो जाता है। तो इसके लिए कोई ट्रिक है आपके पास? बिल्कुल है।
हमारी दूसरी शानदार ट्रिक हाजिर है। इसे बस एक छोटी सी कहानी की तरह याद रखना है। ट्रिक है, लोहित और दिबांग ने धन की कॉपी की। लोहित और दिबांग ने धन की कॉपी की, मतलब लोहित और दिबांग नाम के दो लोग हैं जिन्होंने धन कमाने के लिए किसी चीज की कॉपी या कॉपी की। बिल्कुल। तो लोहित से लोहित नदी, दिबांग से दिबांग नदी, धन से धनश्री और कॉपी से कोपिली। यार ये तो एक पूरी की पूरी शॉर्ट फिल्म की तरह दिमाग में छप गया। यही तो निमोनिक्स का जादू होता है। तो आइए इसे भी टेस्ट करते हैं। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर मिलती है, और आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो मैं बस ये सोचूंगा कि बाएं तट पर कुछ चोरी या कॉपी करने का काम हुआ था। लोहित और दिबांग ने धन की कॉपी की। अगर विकल्पों में लोहित, दिबांग, धनसिरी या कोपिली में से कोई भी नाम दिखता है तो वही सही जवाब होगा। बिल्कुल। और अगर परीक्षक ये पूछे कि खूनी नदी कौन सी है, तो वो तो मुझे याद ही है, लोहित। एकदम सटीक। अब जब बाएं तट का मामला सुलझ गया है तो वक्त है नदी के दाएं तट यानी राइट बैंक की ओर रुख करने का। चलिए दाएं तट पर चलते हैं। यहाँ से स्थिति और भी विशाल हो जाती है, क्योंकि दाएं तट से ही ब्रह्मपुत्र में पानी का सबसे बड़ा रेला आता है। हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियरों का पिघला हुआ पानी भारी मात्रा में इसी तरफ से आता है। तो हमारे नोट्स के अनुसार दाएं तट की प्रमुख नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण नाम है सुबनसिरी का, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जी बिल्कुल, सुबनसिरी सबसे बड़ी है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, एक छोटा सा पुशबैक देना चाहता हूँ आपको। हाँ पूछे। ईमानदारी से बताइए, क्या एक कैंडिडेट के लिए सच में इतने सारे नाम रटना जरूरी है? मतलब क्या सिर्फ सबसे बड़ी नदी यानी सुबनसिरी का नाम याद रखना काफी नहीं है? हम दिमाग पर ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता भी याद करें? ये एक बहुत ही वैलिड और तार्किक सवाल है। देखिए, अगर आज से 10 या 15 साल पहले की परीक्षा होती ना, तो शायद सिर्फ सुबनसिरी याद रखना काफी होता। तो अब क्या बदल गया है? आज के समय में विशेषकर यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। अच्छा। परीक्षक अब सीधे और आसान सवाल नहीं पूछते, वे मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करे वाले सवाल बनाते हैं। वे आपको इन नदियों के नाम देंगे और कहेंगे कि इन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ओहो, मतलब सिर्फ नाम नहीं, उनका ऑर्डर भी याद होना चाहिए। बिल्कुल। या वे एक तरफ नदियों के नाम देंगे और दूसरी तरफ बायां तट और दायां तट लिखकर मिलान करने को कहेंगे। अगर किसी उम्मीदवार को पूरी सूची याद नहीं है तो वो सिर्फ 1 अंक नहीं गवाएगा, बल्कि नेगेटिव मार्किंग का शिकार होकर रेस से ही बाहर हो सकता है। बाप रे, ये तो परीक्षकों द्वारा बिछाया गया एक बहुत ही गहरा जाल है। Right. It's not escape. It's emotion. Into the air. Into the land. Into you. Right. Because riding is remembering something eternal. Buried deep inside the forests of your soul. Harley Davidson X440T. Right. Right back to you. बाहर हो सकता है। बाप रे, ये तो परीक्षकों द्वारा बिछाया गया एक बहुत ही गहरा जाल है। वे उम्मीदवारों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ उनके याद रखने की क्षमता का भी बहुत कड़ा टेस्ट ले रहे हैं। एकदम सही। और उस जाल से बचने के लिए हमें इन सभी नामों को सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता एक क्रम में याद करने के लिए भी एक दमदार ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए क्या है वो ट्रिक? मैं तो पेन और पेपर लेके तैयार हूँ। हमारी तीसरी ट्रिक इसी क्रम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वाक्य को ध्यान से सुनिए। सुबह कम मान से संकोच त्याग कर तीस्ता मिली। एक बार फिर से इस पर गौर करते हैं। सुबह कम मान से संकोच त्याग कर तीस्ता मिली। हाँ। तो सुबह से हो गया सुबनसिरी, कम से हो गया कामेंग, मान से हो गया मानस, संकोच से संकोश और तीस्ता से तीस्ता। ये तो वाकई बहुत ही क्रिएटिव है ना? हाँ। एक पूरी कहानी बन गई कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह अपना सारा संकोच छोड़कर किसी तीस्ता नाम के व्यक्ति से मिलने जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये ट्रिक सिर्फ नाम याद नहीं करवाती, बल्कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का ज्योग्राफिकल ऑर्डर भी बता देती है। अच्छा। हाँ, सुबनसिरी सबसे पहले यानी पूर्व में और तीस्ता सबसे आखिर में यानी पश्चिम में। बहुत खूब। तो अगर आप मुझसे अचानक पूछें कि दाएं तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा सुबनसिरी।
क्योंकि ट्रिक की शुरुआत ही सुबह से होती है। शानदार। अब देखिए, एक पल के लिए इस पूरी तस्वीर की कल्पना करते हैं जब बाएं और दाएं दोनों तटों से इतनी सारी नदियां अपना अथाह पानी लेकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं, तो असम की घाटी में पहुंचते पहुंचते इस नदी का आकार कैसा हो जाता होगा। मुझे लगता है ये अब सिर्फ एक बहती हुई रेखा नहीं रहती होगी, ये तो पानी का एक चलता फिरता समंदर बन जाती होगी। बिल्कुल, और पानी का ये भारी वॉल्यूम एक ऐसा ज्योग्राफिकल अजूबा बनाता है जो दुनिया में बहुत ही रेयर है। हाँ, और मुझे पता है यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माजुली द्वीप की। एकदम सही। हमारे दस्तावेजों से पता चलता है कि असम में ये नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि ये अपने ही बीच में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड माजुली बना देती है। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और मुझे ये बात हमेशा से हैरान करती है, मतलब द्वीप तो आमतौर पर समुद्र या महासागर में होते हैं ना। सामान्यता तो वही होते हैं। तो एक नदी के अंदर इतनी जगह कैसे हो सकती है कि वहाँ एक पूरा का पूरा द्वीप बस जाए? मतलब वहाँ लोग रहते हैं, पंचायतें हैं, खेती होती है, ये काम कैसे करता है? ये प्रकृति के सबसे दिलचस्प मैकेनिज्म में से एक है। भूगोल की भाषा में इसे ब्रेडलिंग या गुम्फित नदी तंत्र कहते हैं। ब्रेडलिंग, अच्छा। होता यह है कि जब ब्रह्मपुत्र हिमालय से उतरकर असम के समतल मैदानों में प्रवेश करती है तो उसकी गति अचानक बहुत धीमी हो जाती है। ढलान खत्म हो जाती है ना। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी ढलान से उतरकर एकदम सीधे हाईवे पर आ जाए और उसकी स्पीड कम हो जाए। गति कम होने के कारण नदी अपने साथ पहाड़ों से जो भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और गाद यानी सिल्ट बहाकर लाती है, उसे आगे ले जाने की ताकत खो देती है। तो फिर वो सारा मलबा कहाँ जाता है? वो सारी मिट्टी नदी के बीचों बीच ही जमा होने लगती है, और जब ये जमावड़ा बहुत विशाल हो जाता है तो नदी का पानी उस मलबे के दोनों तरफ से बहने लगता है और बीच में एक विशाल जमीन का टुकड़ा उभर आता है। यही माजुली द्वीप है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। नदी थक जाती है और अपना सारा भार वहीं बीच में गिरा देती है, जिससे द्वीप बन जाता है। लेकिन इस नदी की यात्रा तो यहीं खत्म नहीं होती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असम की घाटी को पार करने के बाद ये एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि इस नदी को अपने नाम बदलने का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की सीमा में घुसते ही इसका नाम फिर से बदल जाता है। हाँ, यहाँ इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। जमुना। और यहाँ कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भारत वाली यमुना नहीं है, बल्कि जमुना है। JAMUNA। एकदम सही पॉइंट आउट किया आपने। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर ये जमुना आगे बहते हुए गंगा नदी से मिलती है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को वहाँ पद्मा कहा जाता है। तो जमुना और पद्मा का ये विशाल संगम जब आगे बढ़ता है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वे एक और बहुत बड़ा भौगोलिक अजूबा बनाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरे महाकाव्य जैसे सफर को देखें, मानसरोवर के पास सांगपो से शुरू होकर तीखे यू टर्न के बाद दिहांग बनना, फिर असम में ब्रह्मपुत्र कहलाना, माजुली द्वीप का निर्माण करना और फिर बांग्लादेश में जमुना बनकर अंततः सुंदरवन के जरिए समुद्र में विलीन हो जाना, ये सफर सच में एक महाकाव्य है। हाँ, तो इस पूरी यात्रा और इन महत्वपूर्ण स्थानों को याद रखने के लिए क्या हमारे पास कोई चौथी ट्रिक है? बिल्कुल है। हमारी चौथी ट्रिक इन स्थानों और नए नामों को आपस में बहुत ही आसानी से जोड़ने का काम करती है। ट्रिक है, असम में मजा आया, बांग्लादेश में जम गई। असम में मजा आया, बांग्लादेश में जम गई। ये तो बहुत ही कैची है यार। देश में इसका नया नाम है। तो अगर कोई परीक्षक सवाल घुमा कर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य की भौगोलिक पहचान है, तो तुरंत क्या याद आना चाहिए? तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि असम में मजा आया, यानी माजुली द्वीप असम में है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारी इस चर्चा के आखिरी और बहुत ही क्रिटिकल पड़ाव पर आते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, जब हम नदी तंत्र की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ पहाड़ों, पानी और द्वीपों तक सीमित रह जाता है। प्राकृतिक चीजों पर। हाँ, लेकिन आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं है। इसे करंट अफेयर्स और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत गहराई से जोड़कर पूछा जाता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु उठाया आपने। भूगोल केवल यह नहीं बताता कि पहाड़ कहाँ हैं और पानी कहाँ बह रहा है, बल्कि भूगोल वह कैनवस है
जिस पर हम इंसान अपने सबसे बड़े पुल बनाते हैं, जहां हमारी इकोनॉमी पनपती है। एकदम सही। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि नदियों के नाम परीक्षाओं में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैसे जोड़कर पूछे जाते हैं, कुछ उदाहरण है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का महा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इसी पूरे क्षेत्र में एक और बहुत महत्वपूर्ण नदी बहती है, बराक नदी। बराक नदी ये कहाँ से निकलती है? ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम सुरमा हो जाता है। सुरमा। परीक्षाओं में ये सवाल कई बार आया है कि सुरमा घाटी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ा उदाहरण वो है जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, हमारी खूनी नदी यानी लोहित नदी। लोहित नदी पर क्या बना है? इसी लोहित नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है, जिसे ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। वाओ, भूपेन हजारिका सेतु। हाँ, ये पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और इसका सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये तो परीक्षकों के लिए एक सोने की एक खदान जैसा हो गया। मतलब आप मान लीजिए कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन हुआ है और उसका स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है, लेकिन अगर आपको भूगोल की ये बेसिक जानकारी नहीं है कि ये पुल लोहित नदी पर बना है, तो परीक्षा में आपका पढ़ा हुआ सारा करंट अफेयर्स धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल। परीक्षक करंट अफेयर्स को स्टैटिक भूगोल के इस तथ्य के साथ जोड़कर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सवाल तैयार करते हैं जो कैंडिडेट की हर तरह की नॉलेज को टेस्ट कर लेता है। सही बात है। इसीलिए इस मास्टर क्लास का उद्देश्य इन चीजों को आइसोलेशन में नहीं बल्कि आपस में जोड़कर पढ़ना है। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत का सबसे